मालूम नहीं है कि ऐसे औकात में वो कहाँ रोपोश रहता है। रोशन ने कहा, नहीं, मालूम होता तो कम से कम तुमसे न छुपाता। वैसे वो तेज रफ्तारी से काम करने का आदी है, इसलिए 1-2 रोज में वो अपने टारगेट को हिट करके सामने आ जाएगा। जैकब ने जवाब देते हुए कहा, ओके, शुक्रिया, गुड बाय। रोशन ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब बोलो, मजीद मैं क्या कर सकता हूँ? रोशन ने कहा, एक फ़ोन करने की इजाज़त दे दो। टाइगर ने कहा तो उसने इस बात में सर हिलाते हुए फ़ोन सेट उठाकर टाइगर के सामने रख दिया। टाइगर ने फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, स्मिथ बोल रहा हूँ। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी। लाउडर का बटन प्रेस होने की वजह से दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ बखूबी सुनाई दे रही थी। टाइगर बोल रहा हूँ स्मिथ, टाइगर ने कहा। आप फरमाइए, दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। तुम्हारे दोस्त बाटले के बारे में बताया जा रहा है कि वो रुपोश है। क्या तुम बता सकते हो कि वो कहाँ रुपोश है? टाइगर ने कहा। आपको उससे क्या काम पड़ गया है, आप मुझे बताएं। स्मिथ ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा, काम पड़ा है तो तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा पहुँच जाएगा। टाइगर ने कहा, वो अगर रुपोश है तो फिर लाजमन वो ग्रीन मार्केट से मुलायका रिहायशी प्लाजा एडन में होगा। वहाँ उसने एक फ्लैट खरीदा हुआ है और ये फ्लैट उसने अपनी दोस्त रोजमेरी को दिया हुआ है। वो रुपोश होकर वहीं रहता है क्योंकि इस बारे में सिर्फ चंद अफराद को इल्म है। स्मिथ ने कहा, क्या नंबर है उसके फ्लैट का? टाइगर ने पूछा। 410 नंबर है। ये मुझे इसलिए याद है कि मैं अक्सर उससे मजाक करता रहता हूँ कि उसके फ्लैट का नंबर 420 होना चाहिए। 410 क्यों है? स्मिथ ने कहा। ओके, शुक्रिया, टाइगर ने कहा और रिसीवर रख दिया। ओके रोशन, अब मुझे इजाज़त दो। शुक्रिया, टाइगर ने उठते हुए कहा। तुम अब वहीं जाओगे? रोशन ने उठते हुए कहा। यह कोई पूछने की बात है? मैं चाहता हूँ कि वो दूसरी बार नाकाम न रहे, इसलिए दूसरी बारी आनी ही नहीं चाहिए, टाइगर ने कहा और वापस मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार एडन रिहायशी प्लाजा की तरफ उड़ी चली जा रही थी। वो उस पार्टी के बारे में जानना चाहता था जिसने बाटले को उसका टारगेट दिया था। थोड़ी देर बाद वो प्लाजा की पार्किंग में दाखिल हुआ और उसने कार एक साइड पर पार्क की और फिर नीचे उतरकर उसने कार लॉक की और उस तरफ बढ़ गया जिधर से वो लिफ्ट के जरिए चौथी मंजिल पर पहुंच सके। लिफ्टें प्लाजा की पार्किंग से ऊपर जाती और नीचे आती थी। चंद लम्हों बाद टाइगर लिफ्ट के जरिए चौथी मंजिल पर पहुंच गया। फ्लैट नंबर 10 का दरवाज़ा बंद था। उसने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। कौन है? डोर फोन से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। स्पेशल कुरियर सर्विस, आपका लेटर है, टाइगर ने मद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। मेरे नाम लेटर? किसका लेटर? मुझे किसने भेजना है लेटर? दूसरी तरफ से इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा गया। आप देख लें, फिर अगर आप वसूल करती हैं तो ठीक, वरना उसे वापस कर दिया जाएगा, टाइगर ने उसी तरह मद्दबाना लहजे में कहा, ताकि रोजमेरी पर तासुर यही हो कि बोलने वाला किसी कुरियर सर्विस का ही आदमी है। ओके, इस बार दूसरी तरफ से इत्मीनान भरे अंदाज में जवाब दिया गया और कटक की आवाज़ के साथ ही डोर फोन बंद हो गया तो टाइगर एक कदम आगे बढ़कर दरवाजे के करीब हो गया। उसे मालूम था कि रोजमेरी के साथ बाटले भी मौजूद होगा। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और एक दरमियानी उम्र की औरत दरवाजे पर नजर आई तो टाइगर ने बिजली की सी तेजी से उसकी गर्दन पर हाथ रखकर उसे एक धमाके से अंदर की तरफ गिरा दिया और रोजमेरी के मुंह से चीख निकली ही थी कि टाइगर उसे फलांगता हुआ अंदरूनी कमरे के दरवाजे के करीब पहुंच गया। क्या हुआ? क्या हुआ? उसी कमरे से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी और दूसरे लम्हे एक उद्धड़ उम्र आदमी तेजी से बाहर आया ही था कि टाइगर का हाथ उसकी गर्दन पर पड़ा और दूसरे लम्हे वो आदमी भी चीखता हुआ फिजा में कलाबाजी खाकर एक धमाके से नीचे फर्श पर गिरा और उसने एक झटका खाकर उठने की कोशिश की, लेकिन फिर साकित हो गया। टाइगर ने इस बार झुककर एक हाथ उसके सर पर और दूसरा उसके कंधे पर रखकर मखसूस अंदाज में झटका दिया तो उसके चेहरे का रंग तेजी से बहाल होना शुरू हो गया। उसकी गर्दन में आ जाने वाले बल की वजह से उसका सांस रुक गया था, इसलिए अगर मजीद चंद मिनट टाइगर मखसूस अंदाज में उसकी गर्दन का बल ना निकालता तो वो यकीनी मौत का शिकार हो जाता। अब वो बच तो गया था लेकिन बेहोश पड़ा था। टाइगर मुड़कर फर्श पर बेहोश पड़ी रोजमेरी की तरफ बढ़ा। रोजमेरी को उसने सिर्फ गर्दन पर दबाव डालकर पीछे की तरफ धक्का दिया था। फर्श से उसके सर के टकराव और छहरक पर जोर आ जाने की वजह से वो बेहोश हो गई थी और उसकी हालत बता रही थी कि वो जल्द होश में न आएगी।
टाइगर ने उगली खिड़की से पर्दा उतारा। उसे रस्सी की तरह इकट्ठा करके उसने उसे रस्सी की तरह बनाकर रोजमेरी के दोनों हाथ बांधकर एक बल उसकी गर्दन के गिर्द देकर मखसूस अंदाज में बांध दिया। अब होश में आकर वो जैसे ही उठने की कोशिश करती, उसकी गर्दन पर शदीद दबाव पड़ता और वो किसी सूरत उठ ना सकती थी। इसके बाद टाइगर ने रोजमेरी को उठाया और अंदरूनी कमरे की कुर्सी पर डाल दिया। फिर उसने खिड़की का दूसरा पर्दा उतारा और उसकी रस्सी बनाकर उसने बाटले को उठाकर कुर्सी पर डाला और उसके दोनों हाथ और दोनों पांव कुर्सी के साथ इस तरह बांध दिए कि वो हरकत भी ना कर सके। वैसे उसे मालूम था कि पेशावर कातिल फील्ड में काम करने वाले लोग नहीं होते, इसलिए बाटले उसे किसी सूरत खोल ना सकेगा। फिर वापस जाकर उसने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया ताकि कोई मुदाखलत ना हो सके, और फिर वापस आकर उसने बाटले का मुंह और नाक दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब बाटले के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने शुरू हुए तो उसने हाथ हटाए और पीछे हटकर एक कुर्सी पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद बाटले ने आंखें खोली और फिर जैसे ही उसकी आंखों में शऊर की चमक उभरी, उसने एक झटके से उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है वो बंधा हुआ था, इसलिए सिर्फ कसमसा कर ही रह गया। तुम यहाँ क्या मतलब? उसने सामने बैठे हुए टाइगर को देखकर झटका खाते हुए कहा। तुमने मुझ पर ऑटो राइफल से हमला किया, मेरी कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है, मैं उसका मुआवजा लेने के लिए आया हूँ। टाइगर ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। मैंने तो कोई हमला नहीं किया, तुम्हें गलतफहमी हुई है, बाटले ने बौखलाए हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा। देखो बाटले, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैं तुम्हारे लिए अजनबी नहीं हूँ। तुम और मैं दोनों ही अंडरवर्ल्ड में काम करते हैं और इसका ये नतीजा है मैं यहाँ मौजूद हूँ, वरना तुम अपनी तरफ से रोपोश हो चुके हो और कोई नहीं जानता कि तुम कहाँ हो। मैंने तुमसे अपने पर हमला करने का कोई शिकवा नहीं किया है और न ये करूँगा, क्योंकि तुम्हारा पेशा यही है। तुमने यकीनन भारी मुआवजे पर यह काम पकड़ा होगा। मुझे तुम सिर्फ ये बता दो कि तुम्हें इस काम के लिए हायर किसने किया है। मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर वापस चला जाऊँगा, ये मेरा वादा है। टाइगर ने कहा। तुम्हें गलतफहमी हुई है या मेरे खिलाफ किसी ने तुम्हें भड़काया है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया और न ही मुझे किसी ने हायर किया है। बाटले ने कहा। मैं सिर्फ 10 तक गिनूंगा, 10 तक पहुंचने से पहले तुमने बता दिया तो मेरा वादा कायम। 10 की गिनती पूरी हो गई और तुम अपनी बात पर अड़े रहे तो फिर वादा खत्म। उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा वो तुम आसानी से समझ सकते हो। बताना तो तुम्हें पड़ेगा, चाहे शऊरी तौर पर बताओ या लाशऊरी तौर पर। मैं गिनती शुरू करता हूँ। 1, 2, 3। टाइगर ने गिनती शुरू कर दी और जब वो 6 पर पहुंचा तो बाटले बेख्तियार चीख पड़ा। रुक जाओ, मैं बताता हूँ, रुक जाओ, बाटले ने चीखते हुए कहा। बताओ वरना गिनती जारी रहेगी। बोलो, टाइगर ने सर्द लहजे में कहा। मुझे पास्टर ने हायर किया था, पास्टर, रेड स्टार क्लब वाला, बाटले ने कदरे चीखते हुए लहजे में कहा। अब तुम्हें कन्फर्म भी कराना होगा, मैं फ़ोन पर उसका नंबर मिलाकर तुम्हें देता हूँ, तुम उससे बात करो, इस तरह कि मैं कन्फर्म हो जाऊँ कि तुमने जो बताया है दुरुस्त बताया है। टाइगर ने कहा। कराओ बात, बाटले ने कहा तो टाइगर ने उठकर एक साइड पर पड़े हुए कार्डलेस फ़ोन को उठाया और उसे ऑन करके उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। उसे अंडरवर्ल्ड में काम करने वाले चीदा चीदा अफराद के नंबर याद थे, इसलिए उसने इंक्वायरी से मालूम करने की ज़रूरत ही ना समझी। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया और फिर फ़ोन कुर्सी पर बैठे हुए बाटले के कान से लगा दिया। रेड स्टार क्लब। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। बाटले बोल रहा हूँ, चीफ से बात कराओ, बाटले ने कहा। होल्ड करो, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक भारी आवाज़ सुनाई दी। हेलो, पास्टर बोल रहा हूँ। पास्टर की आवाज़ खासी भारी थी तो टाइगर समझ गया कि पास्टर कारश नहीं गया बल्कि ऑफिस में ही मौजूद है और उससे झूठ बोला गया था। चीफ, मैं बाटले बोल रहा हूँ, बाटले ने कहा। क्या हुआ, तुमने टारगेट मुकम्मल कर लिया है या नहीं? पास्टर ने चौंक कर कहा। एक हमला किया है लेकिन उसकी कार फायर प्रूफ थी, इसलिए वो बच निकलने में कामयाब हो गया है, लेकिन मैं उसके पीछे हूँ, 1-2 रोज़ में वो फिनिश हो जाएगा, बाटले ने कहा। फिर फ़ोन क्यों किया है? अपनी नाकामी के बारे में बताने के लिए। पास्टर का लहजा बेहद सख्त था। नहीं चीफ, इसलिए फ़ोन किया है कि आपको रिपोर्ट दे सकूं, बाटले ने मुद्दबाना लहजे में कहा। उसने तुम्हें पहचान तो नहीं लिया, वो बेहद तेज तर्रार आदमी है, पास्टर ने कहा। नहीं चीफ,
इसलिए मैंने ऑटो राइफल इस्तेमाल की है ताकि फासले से उसे कवर किया जा सके। बाटले ने कहा, जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके उसका खात्मा करो। सुना तुमने, मैं तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता, वरना मुझे तुम्हारी जगह किसी और को देनी होगी और तुम्हें कब्र में उतार दिया जाएगा। टारगेट को फिनिश करो, फिर फ़ोन करना। पास्टर ने गुस्सीले लहजे में कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो टाइगर ने फ़ोन बाटले के कान से हटाकर उसे ऑफ किया और फिर वापस आकर उसने उसे मेज़ पर रख दिया। अब बोलो, अगर तुमने मुझे फिनिश ना किया तो तुम्हारा चीफ तुम्हें फिनिश कर देगा, या फिर तुम्हें हर सूरत में मुझे फिनिश करना होगा। इसलिए इस तिकोन में तुम्हारा क्या इंजाम किया जाए? टाइगर ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं क्रिमिया निकल जाऊंगा। बाटले ने कहा तो टाइगर हंस पड़ा। पास्टर को मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, उसका नेटवर्क भी बेहद वसी है, वो तुम्हें एयरपोर्ट तक जिंदा ना पहुँचने देगा। इसलिए बेहतर है कि तुम्हारा खात्मा यहीं कर दिया जाए। बाकी रहा पास्टर तो उससे मैं खुद निपट लूँगा। टाइगर ने जेब से मशीन पिस्टल निकालते हुए कहा, तुमने वादा किया था। बाटले ने कहा, हाँ, अभी मैं अपने वादे पर कायम हूँ और मैं अपने ऊपर होने वाले हमले का इंतकाम नहीं ले रहा, उन टारगेट्स का इंतकाम ले रहा हूँ जो तुम्हारे हाथों मारे जा चुके हैं। टाइगर ने कहा और इसके साथ ही आगे बढ़कर उसने बाटले की कनपट्टी से मशीन पिस्टल की नाल लगा दी। मत मारो मुझे, मत मारो प्लीज़, बाटले ने रोते हुए लहजे में कहा। तुमसे भी न जाने कितने टारगेट्स ने इसी तरह रोते हुए ज़िंदगी की भीख मांगी होगी, लेकिन तुमने किसी पर रहम नहीं खाया, तो अब तुम पर क्यों रहम खाया जाए? टाइगर ने कहा और इसके साथ ही उसने ट्रिगर दबा दिया। दूसरे लम्हे बाटले की खोपड़ी कई हिस्सों में बिखर गई। उसके जिस्म ने 2 झटके खाए और फिर वो ख़त्म हो गया। टाइगर ने आगे बढ़कर दूसरी कुर्सी पर पड़ी हुई रोजमेरी के जिस्म से बंधे हुए पर्दे की रस्सी को खोल दिया और फिर मुड़कर वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रोजमेरी को उसने इसलिए जिंदा छोड़ दिया था कि उससे उसका कोई झगड़ा ना था। रिहायशी प्लाजा की पार्किंग से उसने अपनी कार निकाली और फिर चंद मिनट बाद उसकी कार रेड स्टार क्लब की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। गो से एक बार ख्याल आया था कि वो स्पेशल अस्पताल जाकर जूलिया और उसके साथियों के बारे में मालूम करे, लेकिन फिर उसने इसलिए इरादा बदल दिया कि बाटले की मौत की खबर कुछ देर बाद जंगल की आग की तरह अंडरवर्ल्ड में फैल जाएगी और पास्टर तक जैसे ही ये इत्तला पहुंचेगी तो वो फौरन ही समझ जाएगा कि ये टाइगर की जवाबी कार्रवाई है और फिर वो कोई भी कदम उठा सकता है, लेकिन वो खुद लाजमन गायब हो जाएगा ताकि उस पर हाथ ना डाला जा सके। इसलिए टाइगर ने फौरी कार्रवाई का फैसला किया। रेड स्टार क्लब के उगबे हिस्से में एक दरवाज़ा था जिससे पास्टर के ऑफिस तक रास्ता जाता था और टाइगर ने यही उगबे रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया, क्योंकि क्लब के अंदर से पास्टर के ऑफिस तक पहुंचने में खासी रुकावटें पेश आ सकती थी। उसे मालूम था कि इस उगबे रास्ते पर मुसल्लह अफराद मौजूद होते हैं, लेकिन उन्हें आसानी से डॉज दिया जा सकता है। और चूंकि टाइगर अक्सर यहाँ आता जाता रहता था, इसलिए यहाँ उसे सब पहचानते थे। टाइगर ने कार ऊपरी गली में इस अंदाज में पार्क की कि वो आसानी से उसे निकाल कर ले जाए। कार लॉक करके वो भी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ये बज़ाहिर आम सा लोहे का दरवाज़ा था, लेकिन उसे मालूम था कि उसके ऑफिस तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं आएगी। बंद दरवाजे पर पहुंचकर टाइगर ने मखसूस अंदाज में दस्तक दी तो कटाक की आवाज़ के साथ ही दरवाजे में मौजूद एक छोटी खिड़की खुली और एक नौजवान आदमी ने बाहर झांका। मेरा नाम टाइगर है, दरवाज़ा खोलो, टाइगर ने कहा। यस सर, अंदर से कहा गया। शायद वो उसे पहचान गया था। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुल गया तो टाइगर अंदर दाखिल हुआ। उसने एक बड़ा नोट निकालकर उस आदमी के हाथ पर रख दिया। ये तुम्हारा है, रख लो, टाइगर ने कहा। थैंक यू सर, उस आदमी ने जल्दी से नोट जेब में डालते हुए कहा और टाइगर सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया और वैसे ही हुआ जैसे उसका ख्याल था। पास्टर के ऑफिस तक पहुंचने तक किसी ने उसे ना रोका था। पास्टर के ऑफिस का दरवाज़ा बंद था। टाइगर को मालूम था कि इसे अंदर से बंद नहीं किया जाता, इसलिए उसने दरवाजे को धकेला और दरवाज़ा खुलते ही वो अंदर दाखिल हो गया। सामने बड़ी सी मेज़ के पीछे रिवॉल्विंग कुर्सी पर उधेड़ उम्र पास्टर बैठा हुआ था। टाइगर को इस तरह बगैर इत्तला अचानक अंदर आते देखकर उसके चेहरे पर बौखलाहट उभर आई और वो उठकर खड़ा हो गया। हेलो पास्टर, कैसे हो? टाइगर ने बड़े नरम से लहजे में कहा तो पास्टर के चेहरे पर भी इत्मीनान के तासुरात उभर आए। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुमने आने की कोई इत्तला ही नहीं दी, पास्टर ने कहा। बस इधर से गुजर रहा था कि मैंने सोचा कि बाटले को हायर करने वाले से खुद मिल लूँ। तुमने खौमखा बाटले को हायर किया,
मुझे बराह रास्त फ़ोन कर देते, मैं अपने आप को गोली मार लेता। टाइगर ने मेज़ की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठने की बजाय साइड पर पड़ी हुई एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। उसका लहजा बेहद नरम था। ये गलत है, मैं ऐसा क्यों करूँगा? बाटले ने मेरा नाम लिया है तो वो झूठ बोल रहा है, पास्टर ने कहा। दराज खोलने की कोशिश ना करना, हम अभी मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुज़ाकरात से बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं, लेकिन अगर तुमने दराज खोलकर असला निकालने की कोशिश की तो उससे पहले पिस्टल की गोलियां तुम्हारे जिस्म में दाखिल हो चुकी होंगी, टाइगर ने कहा। उसका लहजा वैसे ही नरम था। ये क्या कह रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? पास्टर ने कदरे जिच हो जाने के अंदाज में कहा तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। मुझे मालूम है कि तुम्हारी मेज़ की साइड पर बटनों का एक सेट मौजूद है और तुम बटन प्रेस करके सामने या साइड की कुर्सी पर बैठे हुए आदमी को बेहोश कर सकते हो। किसी बटन को प्रेस करने से सामने वाला आदमी हलाक भी हो सकता है, इसलिए मैं सामने नहीं बैठा, साइड पर बैठा हूँ। अब तुम ये बता दो कि तुम्हें किसने मेरे कत्ल के लिए हायर किया है? टाइगर ने तफसील से बात करते हुए कहा। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम यकीन ही नहीं कर रहे। क्यों? पास्टर ने कहा। बाटले हलाक हो चुका है, लेकिन हलाक होने से पहले उसने तुम्हें फ़ोन किया और फिर मुझे कन्फर्म किया कि वाकई तुमने उसे मेरे खिलाफ हायर किया है। तुम्हारी और बाटले की उस गुफ्तगू की टेप मेरी जेब में मौजूद है, और ये भी सुन लो कि तुम असल पार्टी का बता दोगे तो मैं उसकी तरफ मुड़ जाऊंगा और तुम जिंदा रह जाओगे, वरना बताना तो तुम्हें बहरहाल पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारे इस क्लब की ईंट से ईंट बच जाएगी। अब तुम खुद फैसला करो, टाइगर ने सर्द लहजे में कहा। तुम्हें मालूम है कि तुम किसी धमकियां दे रहे हो? मेरा नाम पास्टर है और तुम्हारी अंडरवर्ल्ड में पास्टर का नाम दहशत का निशान है। खामोशी से उठकर चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ वो कुछ भी हो सकता है जिसका शायद तुम्हें तस्वुर तक ना हो। पास्टर का लहजा यकलक इंतहाई सख्त हो गया। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी, टाइगर ने उठते हुए कहा, लेकिन अभी वो पूरी तरह खड़ा भी ना हुआ था कि कटक की आवाज़ के साथ ही टाइगर चीखता हुआ पहलू के बल नीचे फर्श पर बिछे हुए कालीन पर जा गिरा। उसे यूं महसूस हुआ था जैसे कोई गर्म सलाख उसके जिस्म में उतर गई हो और जैसे उसके जिस्म में आग दौड़ रही हो, लेकिन ये सब एक लम्हे के लिए हुआ था। दूसरे लम्हे उसका जहन तारीकियों में डूबता चला गया। हिस्सा अव्वल ख़त्म शुद्ध। लॉर्ड्स दूसरा हिस्सा। मुसन्निफ मज़हर कलीम एम.ए। इमरान के बगैर सीक्रेट सर्विस की जद्दोजहद, लेकिन हर कदम पर उन्हें इमरान से मदद लेना पड़ी। क्यों? इमरान की ज़िंदगी बचाने के लिए जोसेफ ने हकीकतन अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी, मगर टाइगर और जवाना ने लॉर्ड्स के हेडक्वार्टर के खात्मे के लिए इंतहाई तेज़ रफ्तार जद्दोजहद की। ऐसी जद्दोजहद जिसे सही मानों में जद्दोजहद कहा जा सकता है। लॉर्ड्स के चेयरमैन ने इमरान के खात्मे के लिए अपनी पूरी पार्टी को रेड कॉल दे दी कि या तो इमरान का खात्मा कर दिया जाए या फिर खुद मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर इमरान पर पै दर पे खौफनाक कातिलाना हमलों का आगाज़ हो गया। उसका नतीजा क्या निकला? क्या इमरान के बगैर सीक्रेट सर्विस अपने मिशन में कामयाब भी हो सकी, या इंतहाई दिलचस्प, मुनफरिद और यादगार खुसूसी नावल